दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और एक मुहावरा है कि जब हम निस्वार्थ भाव से कोई सेवा करते हैं ना, तो उसका फल ऐसे मिलता है जैसे एक दरिया चलता है और उसकी गंदगी किनारे पे हो जाती है। तो हमारी यहाँ कमियाँ भी वो निकल जाती है जब हम समाज सेवा करते हैं। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि समाज में जो कुरीतियाँ होती हैं वो तो दूर होती ही होती हैं, उसके साथ में हमारे अंदर जो कुरीतियाँ हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो भी कम होती है। पर आज के दौर में समाज सेवा के नाम पर जो कुछ हो रहा है उस पर भी आज चर्चा करेंगे, और जो लोग निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट और पर्सनैलिटी हैं। महेंद्र पाल लूम्बा जी हमारे पास आज उपलब्ध हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो आज हम महेंद्रपाल लूम्बा जी से बात करेंगे, क्योंकि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना समाज सेवा के ऊपर लगा दी है, और वो वन मैन आर्मी है। उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो ऑप्शनल काम करते हैं, लोगों के साथ मिल के काम करते हैं। और लोग जब वो काम करते हैं समाज में, जब भी कोई समाज सेवा का काम करते हैं ना, तो लोग उनके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, जब वह कहते हैं ना कि मैं चलता गया और काफिला बनता गया। ऐसी उनकी शख्सियत है। उनको कई तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ा समय समय पर उनको। आज सारी बात करेंगे। तो लुम्बा जी आपका स्वागत है हमारे शो में। और धन्यवाद आपका जी। तो लुम्बा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी पॉडकास्ट की शुरुआत ऐसी रहेगी, बिल्कुल फॉर्मल होगी बातचीत, ऐसी कोई बात नहीं होगी, रिलैक्स होकर हाँ रिलैक्स होकर बात करेंगे। तो लुम्बा जी आपके हिसाब से जो समाज सेवा है वो क्यों जरूरी है? देखिए प्रीतपाल जी, ऐसा है कि समाज में हमारे बहुत से वर्ग हैं, जिसमें कुछ अपर का आ जाते हैं और मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग भी दो तरह का है, अपर मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल। और उसके नीचे आ जाते हैं बीपीएल परिवार, जो कि लो पॉवर्टी लाइन चलते हैं। एक्चुअल समाज सेवा जो है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज में रहते हुए हमें अपना आला दुआला ठीक रखने के लिए, सभी को निज़मबद्ध करने के लिए कुछ उसूल होते हैं समाज के। उन सभी उसूलों का हमें पालन करना होता है। लेकिन कुछ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, या कह लें कि भी अनएजुकेटेड लोग हैं ज़्यादातर, क्योंकि अनएजुकेटेड तो भाव ये है कि वो लोग जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते, चाहे वो पढ़े लिखे ही हों। तो मैं उनको अनपढ़ बोलता हूँ आमतौर पे। हमारा सभी का ये फ़र्ज़ है, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब से हमसे जुड़ी हुई है जब से हमारा बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, मनुष्य का जन्म हुआ है यहाँ पे। जब हम कबीलों में रहते थे तब भी हमारे कुछ निज़म थे, उन निज़मों के मुताबिक हमें चलना पड़ता था। यानी कि और काम कर सर्विस और बैलेंस बना के रखने के लिए हमें वो काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है। इट पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। यस, दिस इज पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है। एंड सोशल सर्विस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। आई वांट टू ऐड दिस। क्या होता है ना कि ज़्यादातर लोग इसको समझते नहीं है, इसलिए वो निभाते भी नहीं है। तो ये कुछ लोगों तक सिमट के रह जाती है। समाज सेवा जो है अपने आप में एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें करना चाहिए। और जो समर्थ लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जिनके पास साधन भी हैं, उनको जो लोअर परिवार हैं, जो नीडी पर्सन, हाँ जो नीडी पर्सन है, उनका हाथ थामना चाहिए, उनको ऊपर लेकर आने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। तो लुम्बा जी आप समाज सेवा को कैसे लेते हैं एज ए इंडिविजुअल? आप काफ़ी समय से, आप 20-25 साल से समाज सेवा में हो। आपके लिए समाज सेवा का क्या मीनिंग है आपके लिए? जिस परिवेश में आप रहते हो, आपका एक बैकग्राउंड है, आपके हिसाब से समाज सेवा आपके लिए क्या चीज़ है? प्रीतपाल जी, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। जब मेरा बचपन में मेरा परिवार बहुत ही गरीब था। जब मैं 3 साल का था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और मैं हायर एजुकेशन के लिए नाभा पटियाला में चला गया। अच्छा। 93 से 95 तक मैंने वहाँ पे स्टडी की। जब मैं वहाँ से वापस आया ना, क्योंकि हमारी वहाँ ट्रेनिंग्स लगती थी गाँव में। बीटी विलेज ट्रेनिंग। हाँ जी, विलेज ट्रेनिंग। तो उन गाँव में सभी में क्लब्स बने हुए थे, एनजीओज बने हुए थे, जिनको एनजीओज भी कह सकते हो, गांव में क्लब्स कहते हैं उनको। तो क्लब्स बने हुए थे और अच्छा काम कर रहे थे वो लोग। तो वहां से मेरे मन में आइडिया आया, जब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस अपने गांव जाऊंगा तो एक क्लब का गठन करूंगा। अच्छा।
तो 95 में जब मैं वापस आया तो मैंने सभी नौजवानों को इकट्ठा किया, हमने सोशल कार्य करने शुरू किए। तो 96 में हमने क्लब का एक गठन किया जो अब तक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद गांव में काम करते करते, क्योंकि हमारा मेन फोकस नशे पे काम करना था, स्टडी को इम्प्रूव करना था, गेम्स को इम्प्रूव करना था, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो नशे से दूर जाके गेम्स और स्टडी में इंटरेस्ट ले। सो हमने अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर किया। हमारा गांव काफ़ी हद तक, जो कि पहले बहुत ज़्यादा नशे में था, अब बहुत कम है। तो वहाँ से हमने क्लब बनाई और थोड़े काम करते करते 2003 में, आपने पहले बोला था कि वो एनजीओ नहीं चला रहा, मैंने एनजीओ चलाई हैं, बहुत सारी एनजीओ। तो हमने एक फिर 2003 में एक डिस्ट्रिक्ट रूरल एनजीओ बनाई, जिसमें हमने सभी डिस्ट्रिक्ट के जो एनजीओ थे उनको इकट्ठा करके एक फ्रंट पे लेके आए। उनको एजुकेट करना शुरू किया कि आप अपनी एनजीओ कैसे रजिस्टर करवा सकते हो, अपनी क्लब को कैसे रजिस्टर करवा सकते हो, कैसे उसका मता डालना है, कैसे इलेक्शन करवानी है, कौन कौन से काम आप कर सकते हो गवर्नमेंट एड के साथ। तो ऐसा हमने उनको एजुकेट करना शुरू किया। और ज़्यादातर विलेज बेस्ड जो क्लब्स होती हैं वो सेल्फ फंडेड होती हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखते, वो अपने काम के लिए गांव में से ही पैसा इकट्ठा कर लेते हैं या थोड़ा थोड़ा अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो मैंने 2003 में वो एनजीओ बनाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ सिर्फ 22 क्लबें चली और हौली हौली हमने काम करना शुरू किया और 2010 में जाके हमारे साथ 170 गांव की क्लब्स है जो जुड़ गई थी। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई। बहुत बड़े बड़े काम किए हमने। अब तक तकरीबन 60,000 करीब यूनिट जो ब्लड डोनेट कर चुके हैं हम, और हमारे 600 से ऊपर है जो आई कैंप हो चुके हैं। सो ऐसे हमने बड़े काम किए, अवेयरनेस के बड़े किए, प्लांटेशन का काम बड़ा किया और एनवायरनमेंट पे हमने बड़ा काम किया। सो ऐसा है कि ये जो जज्बा आता है, जहाँ प्रेरणा मिलती है जिसे हम कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं से मिलती है हमें। जैसे मुझे वहाँ उन गाँव में से मिली जाके, तो मैंने उसको आके जहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। हालांकि मैं बहुत गरीब परिवार से था। उसके बाद मैं जॉब में आया। जॉब में पहले मैंने सोशल सर्विस शुरू की 96 में, और 98 में मैं जॉब में आ गया। नहीं, मैं अनुमा जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने काम किया, क्या चीजें जो आपको प्रमोट करती है, कि आपका उद्देश्य क्या रहता है कि हम लोग ही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संपन्न हैं, शक्ति संपन्न हैं और फाइनेंशियली संपन्न है, वो उन काम नहीं करते हैं। आपके अंदर क्या जज्बा रहता है कि आप जब कोई काम शुरू करते हो तो आपका वो मकसद क्या रहता है कि जिस वर्क के लिए आप काम करते हो? अभी कोविड का टाइम आया, कोई बार डिजीज स्प्रेड होती है, कहीं ना कहीं सोशल एम्पावरमेंट की बात होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर लोगों को अवेयर करना होता है, कि आपके अंदर वो चेतना कैसे पैदा होती है कि अभी ये काम करना, उसके मकसद कैसे आप डिसाइड करते हो? प्रितपाल जी, इसके लिए पहले तो आपको सभी जो फील्ड्स हैं उसके बारे में एजुकेट होना पड़ता है। हाँ, आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए। खुद को नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मैं गरीब परिवार से था। हमने बहुत नहीं, बार गिरना कि आप बहुत अमीर हो, नहीं, बहुत तंगियां देखी हैं हमने। कहने का भाव ये है कि बचपन में हमने बहुत अभाव में रहे हैं, और हमें पता है कि मदद का मतलब क्या होता है। हमने मेरे मदर ने जब मेरे फादर की डेथ के बाद बिजनेस शुरू किया था, तो हमने एक शॉप बनाई थी थोड़ी सी, और वो शॉप हमारे सभी रिश्तेदारों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके दिया था हमें। और उस शॉप ने हमें इतना कुछ दिया, हमें स्टडी दी, हमें जॉब दी, हमारे परिवार को खुशहाली दी, ठीक है ना। सो वहां से मुझे समझ आती है कि मदद का मतलब क्या होता है। सो ऐसे ही मैं मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी देर भी मेरी जिंदगी रहे, तो मैं उन लोगों के अगर काम आ सकता हूँ जिनको मेरी जरूरत है, जहाँ किसी तरीके और से कोई और भी मदद करना चाहता होता है, तो मैं मीडिएटर बन जाता हूँ उसमें, तो क्या जाता है मेरा। सो ऐसे बस प्रेरणा मिलती है जी, तो करते हैं। कहने का मतलब लुम्बा साहब ये है कि जो समाज सेवी एक ऐसी जीवंत आत्मा है, शरीर है, जो समाज में जब घर से निकलता है तो उसकी आंखें सदा खुली रहती हैं। वो आसपास के समाज को देखता है, क्लोजली मॉनिटर करता है, कौन सा वर्ग विचलित है,
कौन सा वर्ग प्रभावित है और कौन से वर्ग के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो चेतन मन जो बोलते हैं ना कि जिंदा जमीर जो लोग होते हैं, वही ये काम उद्देश्य यही रहता है उन लोगों का कि भाई लोगों की मदद करनी है, उनका उद्देश्य वहीं से निकलता है। वहीं से निकलता है। और प्रितपाल जी ऐसे जब आप इस रास्ते पे चल पे पड़ते हो ना, तो आपको अपने आप नीडी लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ। उनको पता होता है कि ये आदमी मेरी मदद कर सकता है, वो अप्रोच करते हैं आपको। तो ऐसे ही आगे आगे चलता जाता है, घेरा बढ़ता जाता है। पर वो तो ठीक है, लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग, जो मैं हेरिडिटी बोलूंगा, कईयों के पास पैसा भी होता है, टाइम भी होता है, लेकिन फिर भी वो गुरेज कर जाते हैं काम करने के ऊपर। ये ऐसा होता है, दो तरह के लोग होते हैं उसमें भी। एक तो होता है कि उनके मन में भावना होती है कि भाई हमने करना है कुछ, किसी की मदद करनी है। वो पैसा जो उन लोगों को डोनेट करते रहते हैं जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो समय नहीं दे पा रहे। हाँ, वो बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है आपके पास। हाँ, तो वो उन लोगों को कांटेक्ट करके अगर कर रहे हैं तो देन दे आर ओके ओके ओके। पर नहीं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा भी है, समय भी है, पर फिर भी वो इस तरफ नहीं देखते। उनको लगता है कि ये तो मुफ्तखोरी है, ये लोगों को एक तरह नाल असहाय बनाने की प्रक्रिया है। ये बहुत सारे लोग समझते हैं ये बात भी, ये बात बहुत सारे लोग समझते हैं। पर ऐसा है कि आज किसी को अगर आपकी ज़रूरत है और आपको थोड़ी मदद करने से अगर वो परिवार वापस ली पे आ जाता है, पटरी पे आ जाता है, अपनी जिंदगी अच्छी चलानी शुरू कर देता है, तो देन हमारा क्या जाता है उसमें। लुम्बा जी, मैंने ये बात नोटिस की है कि कई बार ना, अब सोशल मीडिया का समय है, तो कोई काम आदमी करता है ना, तो उसको वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डालता है। आपके हिसाब से ऐसा जो प्रोजेक्ट करना, ये ठीक रहता है? जो आप काम करते हो उनको उस चीज़ का दिखाना। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसका मुझे बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं और मैं बहुत सभी को एक ही जवाब देता हूँ। प्रितपाल जी, आप सुबह अखबार पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो तो उसमें कहीं पे बलात्कार, कहीं पे चोरी, कहीं पे रोड एक्सीडेंट, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, यानी हम बुराई देखते हैं समाज में। अगर हम बुराई देखते रहेंगे तो हमारे मन में ये कंसेप्ट बैठ जाएगा, यार ये समाज तो रहने लायक ही नहीं है, ठीक है ना। सो अगर कोई काम आदमी अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रोजेक्ट करना, ऐसा है बुराई भी हमें दिखती रहे हमारे समाज की, ऐसा नहीं कि दिखनी नहीं चाहिए, वो भी हमें पता लगनी चाहिए कि हमारे समाज में क्या क्या बुराइयां हैं। लेकिन जो अच्छा काम हो रहा है वो भी हमें पता लगता रहना चाहिए, ताकि हमारे मन में एक नेगेटिविटी ना आए कि हम यार यहाँ पे तो सारा कुछ खत्म हो गया, ऐसी भावना। समाज सेवा कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती है। लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। देखो, नहीं, ऐसा है, जो कहते हैं उन्होंने तो कह ही देना है। मैं इस बात की बहुत ही परवाह ना तो मैंने पहले की है और ना ही मैं करना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा है, कुछ ऐसे परिवार होते हैं कि आप उन परिवारों के फेस ना दिखाओ, उनको ब्लर कर दो। बच्चे या खास तौर पे जो उनकी फोटो अगर हम सोशल मीडिया पे देते हैं तो वो ताउम्र अपने आप को डिग्रेड महसूस करते रहते हैं। तो ऐसा है कि हमें भी अपनी लिमिट्स का ख्याल होना चाहिए कि हम किन लिमिट्स में अगले की प्राइवेसी जो है ना उसको अफेक्ट नहीं होना, उसको सोशल मीडिया पे नहीं लेके आना। पर साहब, कहीं ना कहीं ठीक है ये बात है, पर ये बात भी होती है कि चेतना भी नाम की कोई चीज़ होती है। अगर मैं कोई काम करता हूँ, अगर उसको मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ, तो कहीं ना कहीं मकसद इसका ये भी होता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। हाँ, ये भी बात है, लेकिन इसमें एक और बात भी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे भी मदद लेते हैं, उधर से भी लेते हैं, उधर से भी लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी है। क्योंकि मेरा तजर्बा है अच्छा, क्योंकि मान लो कोई हम राशन दे रहे हैं, शहर में 6 संस्थाएं राशन बांट रही हैं, तो वो सभी 6 संस्थाओं से राशन ले जाते हैं। अगर उनका थोड़ा बहुत डाटा मीडिया में आता रहता है, जहाँ उनका पता लगता रहता है, तो कम से कम हम ज़्यादा लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को अपनी वो सेवाएं दे सकते हैं और डुप्लीकेसी को रोक के। हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि एक काउंटिंग हो जाती है कि कौन सा वर्ग जो है इफेक्ट अपना बेनिफिट ले चुका है, कौन सा रह गया है। यस, वो भी ठीक है, लेकिन अवेयरनेस लोगों को, अगर आप बात करें कि आप अकेले काम कर रहे हो, कि समाज सेवा की अगर चेतना पैदा करनी है, अगर कोई आदमी कुत्तों को खाना खिला रहा है या डॉग फीड कर रहा है या किसी जरूरतमंद बंदे को कंबल दे रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर ठीक है वो अपना नाम कर रहा है, वो 10% नाम हो रहा है, लेकिन 90% अवेयरनेस भी पैदा हो रही है उससे।
कि लोगों को अवेयरनेस तो हो रही है। मैं ऐसे समझता हूँ कि जब हम किसी को छोटी बहुत मदद देते हैं ना, उसकी हमने कभी फोटो की ही नहीं आज तक। हाँ। ऐसा होता है कि कई बार आपके पास फंड किसी ने भेजे होते हैं कि किसी की मदद के लिए स्पॉन्सर्ड होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, प्रोजेक्ट। हाँ। ठीक है ना, सभी तो हम अपनी पॉकेट से नहीं कर सकते। तो हमारे पास कुछ लोग फंड्स भेज देते हैं यार, जब जैसे आप काम करते हो डॉग्स के ऊपर, जहाँ एनिमल्स के ऊपर काम करते हो, तो आपको भी लोग अप्रोच करते होंगे जो एनिमल लवर्स हैं। तो जो मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो वो हमसे अप्रोच कर लेते हैं, तो वो फंड्स भेज देते हैं, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। नहीं, वो मैंने देखा है कि आपका भी, मैंने सोशल मीडिया अकाउंट देखता चेक करता रहता हूँ कि आप अच्छा इतना काम करते हैं, तो कई बार पॉजिटिव 90% पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं और 10% नेगेटिव रिव्यूज भी देने वाले होते हैं, जो कि ना आप काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। उनका मकसद यही होता है कि कहते हैं, बोलते हैं ना, चिंता मत करो चिंतन करो। वो ऐसा भी वो चिंतन ही करते रहते हैं, वो चिंता नहीं करते, वो काम में इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही अप्रिशिएट करते हैं। तो वो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप सोशल मीडिया पर डालते हो, आज की ये पावर है, ताकत है सोशल मीडिया। अगर अब आप देखिए, आज से 15-20 साल पहले समाज सेवा करने के लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब होते थे काम करने के लिए, नहीं कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो इंडिविजुअली काम करने की जो प्रेरणा है ना लोगों में, वो सोशल मीडिया से आई है। आप देखिए, गांव में अभी लास्ट ईयर 2 ईयर से चल रहे प्रोजेक्ट, गांव में लोग जो यूथ हैं वो इतना पर्यावरण के प्रति वो सजग हो चुके हैं कि वो प्लांटेशन कर रहे हैं, ट्रीज। एवरी विलेज की एंट्री पे आप देखिए, अगर जीटी रोड से आप विलेज की तरफ जा रहे हो, लिंक रोड पे जा रहे हो, लेफ्ट राइट दोनों तरफ जो शेडी ट्रीज लग रहे हैं, फ्रूट ट्री लग रहे हैं। तो वो अवेयरनेस अगर वो लड़के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो साथ वाले गांव वाले, स्टेट के लोग, अदर यूथ कम्युनिटीज उसको देखती हैं और अपने प्रोजेक्ट में शामिल करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि हमने काम करना है, कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है सोशल मीडिया, बिल्कुल मिलती है जी। ये जो अच्छे काम है एनवायरनमेंट के प्रति, जैसे हमने अभी काला पानी का मोर्चा में काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने देखा था, हमने वो सोशल मीडिया के सारे पे हमने चला रहे हैं वो सारी मूवमेंट को। आप देखिए कि लुधियाना में कितना बड़ा इकट्ठ हुआ, 2 बार हुआ, 1 बार नहीं 2 बार हुआ। और सरकार को उस इकट्ठ से इतना डर लगा है कि वो कर रहे हैं, हाँ, वो एक्शन कर रहे हैं, पर चाहे हम हमारी आशाओं के मुताबिक नहीं कर रहे हैं अभी भी, वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं, बट फिर भी काम तो हो रहा है ना। लोगों का एक दबाव भी बनता है इसमें। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है अच्छे कामों को लोगों में लेके जाने के लिए, उनको स्प्रेड करने के लिए सोशल मीडिया पे आपको आना ही पड़ता है। फंड रेजिंग के लिए आना पड़ता है और अपने अच्छे कामों को स्प्रेड करने के लिए। लुमा साहब, आप जब काम करते हो समाज सेवा का, या कोई भी आदमी इंडिया में काम करता है, तो कैसे हम जो आइडेंटिफाई करते हैं कि इस वर्ग को जरूरत है, मदद की जरूरत है? वो कास्ट वाइज भी हो सकता है, वो रिलीजन वाइज भी हो सकता है, इकोनॉमी, एक जो आर्थिकता के ऊपर भी बेस हो सकता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसके ऊपर भी हो सकता है। हाउ यू आइडेंटिफाई कि दिस मतलब की सिचुएशन इज सूटेबल टू हेल्प अदर पीपल्स, कि लोगों को आप कैसे चुनाव कैसे करते हो, कि आपका मेथड्स क्या होते हैं कि आपने काम करना है? ऐसा है प्रितपाल जी, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का हमें सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि मोगा जिले में कहीं भी हमारे पास कोई नीडी पर्सन आता था, तो हम उस गांव में फोन लगाते थे कि दिस पर्सन नीड हेल्प, दिस पर्सन और दिस कम्युनिटी नीड हेल्प। तो वो हमें वेरीफाई कर देते थे कि यस और नो, तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते थे इसी में। और इसके अलावा हम फील्ड सर्वे भी करते हैं, जहाँ पे हमारी अप्रोच नहीं होती तो हम उन लोगों के घरों में जाकर भी देख लेते हैं। कई बार जहाँ किसी आदमी को भेज के पता कर लेते हैं कि ये जरूरतमंद है भी कि नहीं। सो ये हमारा तरीका तो ऐसे रहता है। बाकी ऐसा है कि जब आप काम करते हो तो आपका तजर्बा ही इतना हो जाता है कि आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि, हाँ, कि कौन नीडी है और कौन नहीं। हाँ, कई बार उनकी बातों से ही पता लगने लग जाता है। हाँ, तो देखते हैं ना, जैसे कोविड का टाइम है, जैसे आप हेल्थ डिपार्टमेंट रहे हो, डिपार्टमेंट में डायरिया का केसेस आ गया, कम्युनिटी में एक लोकेलिटी में डायरिया फैल गया, तो आपको पता चल गया कि ये रीजन है काम करने का कि डायरिया के ऊपर काम करना है। डेंगू का टाइम आ गया तो आप लार्वा आइडेंटिफाई करते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि कहाँ पर इसका एपी सेंटर है, तो वो तो पता चल ही जाता है। ठीक है, चुनौतियां कौन सी हैं काम करने में?
चुनौतियां तो बहुत ज़्यादा है इसमें। अब ये सीरियस टॉपिक शुरू होने जा रहा है। सीरियस टॉपिक है ये तो। चुनौतियां तो बहुत ज़्यादा हैं प्रितपाल जी। हाँ। ऐसा है कि एक-एक करके बात करते हैं। मैंने जितनी भी सोशल सर्विस की है उसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट जॉब भी की है। हाँ। ऐसा है कि मेरी जो जॉब भी सेवा की है थी। मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सुपरवाइजर की पोस्ट पे जहाँ पे काम करता जी, था। बिल्कुल पता है, सारे और पंजाब को पता है। इधर मैं एनजीओस में काम करता था। हाँ। सरबत का भला में भी मैंने काम किया, तकरीबन 10 साल के करीब मैंने उसमें भी काम किया है। और रूरल एनजीओ तो मेरे साथ 2003 से मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और उससे पहले मेरी गांव की क्लब थी। सो ऐसा है भी नहीं, मैं चुनौतियों की बात लोग काम करने देते हैं पहले नहीं, तो बात लोग कुछ नहीं कहते जी। ऐसा है, लोग नहीं कुछ कहते। 10% लोग जो हैं जो नहीं, ऐसा होता है प्रितपाल जी, जब आप ना अपना नाम बना लेते हो, आपकी शख्सियत बन जाती है, तो कुछ पॉलिटिकल लोग हैं ना जो उनको ये बात अखरने लग जाती है कि यार ये बंदा कल को हमारी जगह पे ना जाए। हाँ। उनको एक डर होता है। हाँ। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी आज तक भी कोई पॉलिटिकल मंशा नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसा है, उनको डर लगने लग जाता है। और एक मुलाजिम होने के कारण वो मुझे आपकी भी लिमिट्स होती हैं। और उन्होंने मुझे टॉर्चर करके इस फील्ड से हटाने की कोशिश की। जैसे 2013 में मेरे खिलाफ बहुत शिकायतें की गई। और उसके बाद 2015 में मुझे सस्पेंड किया गया जॉब से। चाहे लोगों ने मुझे बहाल करवा बहुत कीमत दिया आपने भाई साहब। 1.25 महीने में लोगों ने एजिटेशन करके मुझे फिर बहाल करवा लिया। उसके बाद 2017 की इलेक्शन के पहले मुझे फरीदकोट भेज दिया गया। 2022 की इलेक्शन के पहले मुझे पटियाला कॉली भेज दिया, कॉली पीएससी में। और वहां से आए हुए मुझे 11 महीने हुए थे कि ये जो नई सरकार आई है इन्होंने मुझे फिर वापस पटियाला भेज दिया, वो भी 200 किलोमीटर दूर। एक तरह मुझे यानी सजा दी गई काम बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर के ऊपर। सो ये चुनौतियां प्रितपाल जी बहुत ज्यादा हैं। अगर आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर है ना, आपको पता है कि आप सही चल रहे हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो देन ये चुनौतियां कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। हालांकि मैंने 7.5 साल पहले 7 साल और 8 महीने रहते थे मेरी जॉब में। अभी मुझे वॉलंटियर रिटायरमेंट लेनी पड़ी, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ी। तो देखा जाए तो मेरा 1.25 करोड़ का नुकसान तो सीधा सीधा तनख्वाह का ही हुआ है। हाँ। जो इतने में 7.5-8 साल में मुझे लेनी थी। और उसके ऊपर जो और इंक्रीमेंट्स मिलने थे या और वो अलग से। नहीं, सोशल वर्क का ठेका सिर्फ पॉलिटिकल पर्सन ने ले रखा है। अगर वो करते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल आदमी, जिस बंदे ने एक आम धारणा है भारत में, पंजाब स्टेट में, कहीं भी स्टेट में, कि किसी ने पॉलिटिक्स में एंट्री लेनी है ना, तो वो पहले सोशल वर्क करने पर लग जाता है। कि आप गांव में ले लीजिए, अगर किसी ने सरपंची का इलेक्शन लड़ना है, शहर में किसी ने एमएलए या एमसी का इलेक्शन लड़ना है, तो वो जब बोलते हैं ना, जैसे वो मशरूम पॉपअप होते हैं, कुकर मुते निकलते हैं, वो बोलते हैं कि अभी सेवा शुरू होगी, इलेक्शन आने वाले हैं। तो ऐसा वो लोग करते हैं। पर जो लोग, जिनका एक इतिहास है, जिनका एक पिछोकड़ है एक काम करने का, जब वो काम करते हैं तो उनको उसी नज़र से देखते हैं कि जैसे वो उनकी धारणा है कि ये आप सेवा कर रहे हैं तो उसका मकसद कहीं ना कहीं राजनीतिक होगा। तो ये बात गलत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में 2 तरह के लीडर होते हैं प्रितपाल जी। एक तो सेवा के जरिए जो राजनीति में है, हाँ। एक जो होते हैं अपने पैसे और अपने पैतृक जो प्रोफेशन में आते हैं, पैसे के बल पर, जहाँ अपने जो पैतृक हेरिडिटरी जो उनके पास है, काम है, वो उसको आगे बढ़ाते हैं। सो जो इन 2 तरीकों से आते हैं, वो सोशल सर्विस से आने वाले लोगों को बाधित करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो सोशल सर्विस के राही आते हैं लोग, खास तौर पे जो निष्काम सेवा करते हैं, चैरिटेबल काम करते हैं। मैं नहीं, सोशल सर्विस भी 2 तरह की है ना। एक तो सामाजिक कार्य करते हैं, एक सामाजिक सेवा करते हैं। सेवा जो चैरिटी के साथ की जाती है, उसके साथ कोई माप तोल नहीं किया जाता। आपको सेवा करनी है तो करनी है। तो दूसरा जो रास्ता है वो सेवा का है गवर्नमेंट फंडेड, सरकार से फंड लेकर आप सेवा करते हैं। उसमें आपको इनकम होती है, आप मुलाजिम आगे रखते हो, वो आपके लिए एक तरह का बिजनेस हो जाता है। सो
जो चैरिटेबल वर्क करके आगे आना चाहता है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। उसका कारण यही है कि उन लोगों को ये खतरा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उन लोगों को ये खतरा महसूस होने लग जाता है कि यार ये बंदा हमें ओवरटेक कर जाएगा। बिल्कुल, आप तो चलो गवर्नमेंट जॉब में थे, आपने सफर किया तो आपने उसकी एक कीमत अदा की, ठीक नहीं, आपको उसका इकोनॉमिक लॉस हुआ, कुछ ना कुछ आपकी प्रेस्टीज को भी, ईगो को भी हर्ट करने की कोशिश की गई, मैंने देखा है, पर फिर भी आप काम पे अभी भी लगे हुए हो, ये बड़ी बात है। और मैं बात करता हूँ, चलो आपका तो लॉस ले हो गया, एक सिंपल आदमी, एक आम आदमी जो काम करता है, चलो आप तो जॉब पे थे ना, गवर्नमेंट जॉब पे थे, आपने काम किया, आपको काम नहीं करने दिया। जो लोग इंडिविजुअली, उनकी सामाजिक कोई नहीं है, वो जॉब में नहीं है, वो काम करते हैं, उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। करता है। सबसे बड़ी बात है, समाज ही उसके उल्ट हो जाता है, पॉलिटिकल पर्सन हो जाता है कि ये तो इसका कोई मकसद है काम करने में। बिल्कुल 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 ऐसा है इसमें प्रितपाल जी के जो मैं तो गवर्नमेंट जॉब पे होके भी मैं बहुत बोल्डली काम किया। मैं सरकारों के खिलाफ बोलता भी रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लगता था कि ये ऐसे गलत हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, वहाँ पे मैं सरकार को सुझाव भी देता रहा हूँ। मैंने अपनी लिमिट्स के ऊपर जाकर बहुत काम किया। हाँ। और उसी के कारण मुझे खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। और देखने वाली बात यह है कि जो जॉब नहीं कर रहे वो सोशल फील्ड में हैं, उनके लिए तो बड़ा अच्छा फील्ड है ये, उनके ऊपर तो कोई प्रेशर ही नहीं होता। हाँ। पर फिर भी वो लोग समझौता कर जाते हैं कहीं ना कहीं। उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी एक सोच होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा टारगेट क्या है, इसलिए मुझे ये चुनौतियां जो ज्यादा परेशान नहीं कर सकी। लेकिन वो लोग जो उनकी सोच नहीं होती, वो कह सकते हैं बाय इंटरेस्ट नहीं, बाय चांस जो समाज सेवा में आ जाते हैं। हाँ, एक्सीडेंटली सोशल वर्कर। हाँ, एक्सीडेंटली सोशल वर्कर होते हैं। पर वो इजीली हाईजैक भी हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टियों हो से। जाते हैं जी, वो उनको तो हाईजैक करना ही बड़ा आसान है। हाँ। क्योंकि उनका ये काम होता है कि हमारी बड़े बड़े लीडरों के साथ फोटो हो। तो मेरा जो पिछले 25-26 साल का कैरियर देखिए, मेरी हार्डली कोई 10-12-15 बार किसी लीडर के साथ फोटो आई हो। मैं फोटो में इंटरेस्ट ही नहीं रखता था, खास तौर पे जब कोई लीडर स्टेज पे हो। फिर तो मुझे ऐसा होता था कि यार थोड़ा साइड पे होके खड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग इसको फेम के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल 100% आपने एक लीडर को बुलाया अपने किसी कार्यक्रम में, उसके साथ पर्सनल फोटोज ली, उसको सोशल मीडिया पे डाला, उसके बाद जब आप थाने कचहरी में जाते हो तो वो फोटो दिखा के कहते हो देखो मैं एमएलए साहब का खास आदमी हूँ, अगर मेरा काम नहीं किया तो। बिल्कुल। तो ऐसा भी है, मैंने जितना भी काम किया ना, मैंने किसी का नाम नहीं यूज किया। मैंने ऐसे किया है कि अगर मेरा काम सही है तो कर दो, जो नहीं करोगे तो मुझे करवाना आता है। बस सीधी बात है, काम सही होना चाहिए आपका। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना कि सोशल सर्विस में आके आपने मुझे कह दिया लुम्बा जी आपके तो अफसरों के साथ अच्छे संबंध है यार, मेरा एक छोटा सा काम है, मैंने तो पैसे देने की भी कोशिश की थी पर यार काम ही नहीं हो रहा मेरा। हाँ, बिचौलिए बने हुए हैं। यस। सो ऐसा है भी, ये खतरनाक है समाज के लिए बहुत ज्यादा। भाई साहब बहुत खतरनाक काम। मैं इसी चर्चा पे जो ये फ्रॉड समाज सेवी बने हुए हैं ना, मेरी इस पॉडकास्ट का आज का ये टॉपिक ही यही है, मेरा ये थंबनेल है कि जो लोग ढोंगी समाज सेवी है ना वो कर रहे हैं। अभी अभी धीरे धीरे हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं कि जो ढोंग के नाम पर लोगों को लालच दे के लोगों का नुकसान कर रहे हैं और समाज के ऊपर दबा है, वो अपने आप को समाज सेवी कहला रहे हैं। उसके ऊपर धीरे धीरे हम चर्चा पे आ रहे हैं। अभी वो टॉपिक पे हम पहुंचे हैं कि लोग अपने आप को पावर शो करने के लिए, अपने को पावरफुल करने के लिए सामाजिक सेवा का ढोंग लेके जो राजनीतिक बेनिफिट लेना चाहते हैं ना, या वो सरकारी कामों में आपका काम करवा देंगे, ठीक है, वो ब्लैकमेल का भी काम कर रहे हैं। यस, मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहता नहीं, था। ब्लैकमेल का कहने का मतलब कि किसी ने आपको रिपोर्ट कर दिया कि जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी मदद कीजिए। आपने कहा कि ये मेरे को लिख के दो, पेपर पे लिख के दो कि ये फलां आदमी ने मेरे से पैसे मांगे या मेरा आदमी काम नहीं कर रहा। तो वो जाके उस ऑफिसर के पास जाके बोलते हैं कि मेरे पास ये आपका विटनेस है, मैं पर्चा का FIR दर्ज कराऊंगा और मामला दर्ज कराऊंगा, तो ले मेरी सेवा कर। प्रितपाल जी
समाज सेवा के नाम पर ये हो रहा है। इशू ऐसा खड़ा कर दिया। मैं जब से वॉलंटियर रिटायरमेंट ली हुई मैंने, तो मैंने एक अपना चैनल शुरू किया हुआ है अब। मैं जीडीबी न्यूज पे काम कर रहा हाँ, हूँ। मेरे को पता, आपका यूट्यूब न्यूज चैनल भी है। हाँ, न्यूज चैनल है। ये काम पत्रकार भी कर रहे हैं। चलो वो तो वो कहने का भाव ये है कि मेन वो वहां से यहाँ समाज सेवा में एंट्री हो गई है। यस यस। तो ऐसा है कि किसी भी आदमी की आपको कोई कमजोरी मिल जाती है, तो वो उसको उजागर करके समाज में लेके आने से पहले उस आदमी से डील करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। कल्प्रिट के पास पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं और उससे वो अपनी बातें मनवाते हैं, जहाँ फिर पैसा पूसा ले जाते हैं। कुछ ना कुछ तो करते होंगे, करते हैं बिल्कुल, तभी चुप कर जाते हैं। नहीं तो मेरे मन में तो जब कोई आ जाती है ना बात ये गलत है, तो मुझे तब तक चैन नहीं आती जब तक मैं उसके प्रति अपनी आवाज नहीं उठा लेता, जब मुझे लगता नहीं। लूमा साहब, 100 में से आज जो सोशल वर्कर है 90 सारी उंगल जो फिंगर्स, ऑल फिंगर्स नॉट सेम, सभी एक समाज सेवी एक जैसे नहीं है, पर ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस काम पर उतर गए हैं कि वो कुर्ता पजामा पहनते हैं और झोला लटकाते हैं, सुबह निकलते हैं गऊ ग्रास के नाम पर, गऊओं को खाना खिलाने के नाम पर, कुत्तों की सेवा करने पर, जानवरों की सेवा करने पर अपने QR कोड दिखा रहे हैं, फाइनेंस का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि फेसबुक अब एक लहर शुरू हो चुकी है कि सब QR कोड दे रहे हैं अपने, कि हम मदद कीजिए, हम डेली लोगों को खाना खिलाते हैं, हम जानवरों की केयर करते हैं, हमारा ये वो एक पिक्चर होती है उसमें QR कोड होता है। ये कॉमन हो चुका है। पॉलिटिकल बेनिफिट लेना और उसको ब्लैकमेलिंग, ये भी एक पार्ट है। बेनिफिट लेना, पॉलिटिकल अपना काम भी निकलवाना, क्योंकि आप जब सोशल समाज सेवा करते हो तो आप निकलते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते हो, DC डिप्टी कलेक्टर से मिलते हो, SSP से, पुलिस प्रशासन से मिलते हो, तो उनको पता होता है कि ये आदमी समाज सेवा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग पर्सनल बेनिफिट भी लेते हैं समाज सेवी लोग। और वो दूसरा फैक्टर आ गया कि लोगों को वो ब्लैकमेल करने का भी काम करते हैं। तीसरा, वो फंड्स इकट्ठा करते हैं अपने लेवल पर। फंड्स का तो ऐसा है प्रितपाल जी, मेरे साथ बहुत से, क्योंकि वो जुड़ जाते हैं ना लोग, जो जैसा आपका फील्ड होता है वैसे लोग जुड़ जाते हैं। तो मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सी एड्स ऐसी आती हैं कि जिसके ऊपर QR कोड दिया होता है, एक मरीज अस्पताल में पड़ा होता है, पाइप वगैरह लगे होते हैं, इसकी मदद के लिए इस QR कोड पे पैसा डालें, ये करो। अभी थोड़े पिछले 5-6 महीनों में थोड़ा कम हो गया, लेकिन इससे पहले तो बहुत ज्यादा था, अभी भी चल रहा है। तो लोगों ने तो एक बिजनेस बना रखा है इसको, उनका सेवा के साथ कोई मतलब नहीं होता, और वो लोग क्या करते हैं कि यही उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। यस। तो मैंने देखा रियली बिल्कुल ठीक है। एक पेशेंट दिखा देते हैं, वो उसको मास्क लगा हुआ है, उसकी स्किन बर्न हुई पड़ी है, उसकी बच्चा रो रहा है, वो दिखा रहे हैं देखो जी इसकी मदद कीजिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा इसको फंडिंग कीजिए, इसको 1 लाख की जरूरत है, अमाउंट भी बोल देते हैं वो। कई लोग तो ऐसे लग देते हैं कि इसको शेयर करने से इतने पैसे मिलेंगे, गरीब की मदद हो जाएगी। शेयर करने से उनका मतलब उसकी मदद करना नहीं होता, उनका मतलब अपने शेयर बढ़ाना होता है और अपने पेज को लाइक वो, हाँ, जितने व्यूज होंगे उसको उनका बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। सो ऐसे है वो, जो हमारे समाज में सभी तरह के लोग हैं। पर समाज सेवा एक इंग्लिश राइटर था, उसने हमारे इंडिया के बारे में ये बात लिखी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, कि भारत में पैसा हवा में उड़ता है, जिनको तकनीक है वो पकड़ रहे हैं और दूसरे लोग गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो ऐसा ही है, इन लोगों को तकनीक आ जाती है कि कैसे हमने पैसे निकालने हैं, इनका सेवा के साथ इनके साथ कोई संबंध नहीं। और समाज के लोगों को भी ये देखना चाहिए कि ये लोग सेवा वाले नहीं है। लोग क्या करते हैं कि समाज सेवियों को मंदा बोलना शुरू कर देते हैं। पहचान कैसे हो आम आदमी को? इन फ्रॉड जो हैं, ढोंगी जो समाज सेवी हैं, उनकी फेसबुक पोस्ट ही बता देती है जी। प्रितपाल जी, मैं आपको, पर कई लोग ऐसे इमोशनल होते हैं भाई साहब, वो उनके चक्कर में आ जाते हैं। यही तो हमारे पॉडकास्ट का मतलब है कि आप वेरीफाई कीजिए पहले। आज उसके ऊपर अगर नंबर दिया हुआ है, उसके नंबर पे डायल कीजिए। हाँ, कमेंट देख लीजिए, नीचे लोग कमेंट कर देते हैं, कमेंट देख लीजिए। और डायल करके पहले पता करिए कि भाई साहब आप कौन है। अगर तब पोस्ट डालने वाला ही वहां पे बोल रहा है, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज फेक।
अदरवाइज अगर उसने पेशेंट का मोबाइल नंबर दिया है, पेशेंट का ही QR कोड दिया है, तो देन यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द पेशेंट एंड यू कैन हेल्प। पर लुम्बा साहब, जो समाज सेवा की जो मिसाल कोविड के टाइम में देखने को मिली ना, उसने सारे भारत को इकट्ठा कर दिया। उसमें प्रतिपाल समाज सेवी लोग, धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस, इतने लोग इकट्ठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो समय ही ऐसे था। मुझे याद है कि मेरी उस समय हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जॉब बड़ी सख्त थी, क्योंकि हमें जो कोविड पेशेंट्स आ जाते थे, पॉजिटिव आ जाते थे, उनको घरों में क्वारंटाइन करना, जहाँ जो आइसोलेशन सेंटर हमारे बने हुए थे उनको उनमें लेके जाना, वो हमारे लिए टफ। और अगर किसी की डेथ हो जानी तो उसका संस्कार करवाना जाके, ये वो हमें वो पहन के जानी पड़ती थी, पीपी किट वगैरह। ठीक है, तो उसी समय मेरी एक ड्यूटी ये भी थी कि जो लोग घरों में बंद पड़े हैं, जिनके काम बंद हो चुके हैं, उनको खाना कौन पहुंचाए। मैं क्या करता था कि सुबह से लेके शाम तक पहले वहां ड्यूटी करता था, और शाम को हमारी संस्था, क्योंकि हमने वहाँ उस टाइम बड़ा राशन बांटा है, सरबत का भला की तरफ से हमने बहुत राशन बांटा है वो, और हम उन लोगों के घरों में बाहर रख के आते थे थैलियां। डर था कहीं स्प्रेड ना हो जाए। हाँ, उनको नहीं, बाहर नहीं बुलाते थे। हाँ, हम उनको नॉक कर देना, बेल करके वो रख देते थे। उनको बोल देते थे कि ये उठा लेना। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती पॉलिटिकल चुनौती होती है कि जब आप काम करते हो तो आपको पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसका विरोध सामना करना पड़ता है। दूसरा, लोग ही आपके खिलाफ हो जाते हैं, जो लोग स्वार्थी लोग हैं, जो काम नहीं करते, आपको बोलते हैं कि ये तो आप सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए काम कर रहे हो। तीसरी सिचुएशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी एक सोशल वर्कर को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन केस ऑफ फ्लड, डिजीज स्प्रेड, उनको से चुनौतियों का सामना करना, जो स्ट्रेस मिलता है उसमें। स्ट्रेस नहीं मिलता जी। हाँ, अगर स्ट्रेस ही मिला तो फिर समाज सेवा का क्या मतलब रह गया आपका। आपको तो सुकून मिलना चाहिए। मैं ऐसा है, मैंने प्रितपाल जी पिछले 1 साल में तो मैंने शायद 4-5 बार, क्योंकि जब से मेरे साथ ये हैपनिंग हुई है, मैं थोड़ा स्ट्रेस में चला गया था, तो मुझे हो सकता है 10-12 बार 15 बार स्ट्रेस की गोली लेनी पड़ी हो। लेकिन 50 साल की उम्र तक मैंने कभी कोई स्ट्रेस की गोली नहीं खाई, कभी नींद की गोली नहीं खाई। उसका कारण यही था कि जब आप दिन भर लोगों के काम आते हो तो सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपको रात को सोने के पहले, आप सभी कामों को याद करो, और आपको ऐसी नींद आती है सुकून भरी कि यार आज तो 3 बंदों के काम आया, आज तो 4 बंदों के काम आया। अगर नहीं भी काम आया तो कम से कम ऐसा तो है ना, मेरे मन में भावना तो है ना, यार मैं काम आना चाहता हूँ किसी के। नहीं, आपके हिसाब से वैसे अभी बात पर बात निकली है कि आपके हिसाब से अगर कोई आदमी समाज सेवा करना चाहता है तो इंडिविजुअली ज़्यादा इफेक्टिव है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के? देखो, दोनों तरह के इम्पोर्टेंस है। ऐसा है कि अगर आप छोटे लेवल पे कोई किसी की मदद करना चाहते हो तो यू कैन गो इंडिविजुअली, अदरवाइज यू शुड हैव टू ज्वाइन ए ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ। अगर आप मास लेवल पे लोगों का भला करना चाहते हो, कोई अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो, जहाँ समाज में कोई बुराई आ चुकी है उसके खिलाफ काम करना चाहते हो, तो देन ਤੁਹਾਨੂੰ ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਨਾਲ ही जाना पड़ेगा। पर लुम्बा साहब, उसका नुकसान ये भी है, 90% मैंने ऑर्गेनाइजेशन को देखा है कि मंथ में मीटिंग होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, नाम नहीं लूँगा, मैं भी कई ऑर्गेनाइजेशन का हेड रह चुका हूँ, तो मीटिंग होती थी मंथली। तो मीटिंग का ये शेड्यूल होता था कि जो हमारा मोटो आज का हमारी टॉपिक ऑफ मीटिंग क्या है, हमारे कौन सा प्रोजेक्ट करना है, तो डिनर तो होता था। तो लोगों का मकसद, जब मैं उठ के बोलता था ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो लोग आते थे, मैं बोलता था कि आज का हमारा ये विषय है, तो साथ वाला बोलता ऑर्डर दे दे खाने का। मैं बात कर रहा हूँ, वो आपसे उन्होंने खुशफुसाहट हो रही है कि प्रधान जी कुछ बोल दो, ऑर्डर कर दो। कि कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं मतलब सिर्फ अपना पेट पूजा और मीटिंग, ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सिर्फ इतना खाना पीना ही रह गया है। और वो अब आप एज ए प्रधान बात कर रहे हो कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट का 15 दिन बाद है, गरीब लड़कियों की मैरिज करनी है, कोविड में राशन बांटना है, तो वो अपना डिनर का अपना वो बोल रहे हैं जी, मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं।
प्रितपाल जी, जो लोग अपनी मीटिंग्स में खाने पीने का प्रबंध करते हैं ना, खास तौर पे डिनर लंच वगैरह का, मैं उनको समाज सेवी संस्थाएं नहीं मानता। पहली बात तो ये है, क्यों, आपके घर में सारा कुछ है, आप खा के आओ, घर पे जाके खाओ। आपको 1-2 घंटे की मीटिंग के लिए वहाँ पे डिनर अरेंज करना पड़ रहा है, जहाँ आपको लंच करना पड़ रहा है, और आप डिस्कस कर रहे हैं सोशल सर्विस, हाँ, सोशल सर्विस, और सर्विस आप नहीं कर रहे हो। सो मैं ये समझता हूँ कि ये समाज सेवा के सिद्धांत के उल्ट है बिल्कुल। और चलो खाने को छोड़ दो, जो विचारों की टकराव होता है मीटिंग्स में, आप काम करना, जो गुट बन जाते हैं उसमें, ऑर्गेनाइजेशन गुट बन जाते हैं कि लूम्बा साहब का एक ग्रुप है, एक प्रितपाल सिंह का ग्रुप है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 30 आदमी हैं तो 20 आदमी एक जगह, उनका ओपिनियन है, 10 का अलग ओपिनियन है। आपने 20 आदमियों ने एक फैसला ले लिया, 10 उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। ये बात बहुत बड़ी की आपने, ये तो होता है। और ऐसा है, मैं इसके ऊपर देखना राजनीति, ये भी कहना चाहता हूँ, में राजनीति हो रही है। नहीं, एक ये इसमें ये भी बात है कि अगर आपका लीडर जो आपको लीड कर रहा है वो कॉम्पिटेंट है ना, हर तरह की सिचुएशन को देख लेता है, सांभ लेता है, तब देन आपको उनके फैसलों पे किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सभी लोग है ना उतना कैलिबर नहीं रखते होते जितना, पर उनका अंदर कैपेबिलिटी, इतना विरोध करना तो वो ऐसा होता है ना, वो अपने कैलिबर को विरोध करने में जाया कर देते हैं। नहीं, उनका इफेक्ट होता है वो, ऐसा होता है ना प्रितपाल जी, अगर आप मीटिंग में बैठे हो, देन यू आर डूइंग ए ओपन डिस्कशन, दैट इज ए हेल्दी डिस्कशन। उसका मैं समर्थन करता हूं कि आप आमो सामने बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, और जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द डिसीजन है वो सभी के ऊपर आप ओवरव्यू कर के एक साझा जो है डिसीजन ले लेते हैं, कॉमन डिसीजन निकल के आता है, ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप विरोध कर रहे हो, मीटिंग खत्म हो चुकी है, और आप बाहर जाके कह रहे हो यार इसने ऐसा नहीं किया, इसको तो ऐसे करना चाहिए था, वहां पे तो आप बोल नहीं रहे, अपना सुझाव नहीं दे रहे, जहां अपनी बात को दलील पूर्वक रख नहीं पा रहे, तो बाहर आकर अगर आप बात कर रहे हो तो देन ये सिर्फ एक पर्सनल कह लो कि भी विरोध है। हाँ, इससे अलावा काम तो इफेक्ट हो रहा है ना, काम होता है, काम इफेक्ट हो जाएगा। ऐसी संस्थाएं ज्यादा देर नहीं चल सकती जिसमें खींचातानी शुरू हो जाती है ना, तो वो ज्यादा देर नहीं चलती। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, मैं एनजीओ बनाने की बात करता हूं तो किसी रिप्यूटेड पर्सन के पास जाता हूं, वो बोलता है जी मैंने बहुत सारे क्लब ज्वाइन करके देख लिए, मैंने रोटरी, लॉयंस क्लब, ये फलाना, वो इंसानियत की सेवा, फलानी सेवा करके देख ली, कोई फायदा नहीं है, सब जगह राजनीति होती है, तो जो भी करना अपने लेवल पे कर लो। ये बात ठीक भी कह रहे हैं वो, क्योंकि राजनीति होती है, ऐसी नहीं है। राजनीति जब आती है ना किसी संस्था में, तभी उस संस्था के लोगों में आपस में विरोध बढ़ता है। आप देखिए, पहले आज से 30-32 साल पीछे चले जाइए, तो गाँवों में जो सरपंच चुने जाते थे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते थे। हाँ, वो सभी गाँव के सरपंच होते थे। बिल्कुल, ठीक है ना, सेल्फ इलेक्टेड होते थे। और गाँव के लोगों को कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई पैसे का लेन देन हो जाए, या किसी भी तरह की बात हो जाए, तो ज्यादातर मसले गांव में निबेड़ लिए जाते थे। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज आ गई गांव लेवल पे, तो उन्होंने कांग्रेसी सरपंच, अकाली सरपंच बोलना शुरू कर दिया, तो वो सरपंच उन पार्टियों के बन के रह जाते हैं। सो ऐसा है कि अगर पॉलिटिक्स आएगी, आप लीडरों को अपने समागमों में बुलाओगे तो पॉलिटिक्स आएगी, उनको लगेगा कि यार भी इनकी संस्था अच्छा काम कर रही है। तो अगर सर फंडिंग की बात की जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड की जरूरत तो होती है, जो मौजूदा सरकार होती है सूबे में, जो स्टेट में सरकार होती है, जो लड़के यूथ या कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो वो उसी स्टेट के पॉलिटिकल जो मंत्री हैं, लोकल एमएलएज हैं, उनको बुलाते हैं। अगर उनको नहीं बुलाएंगे तो पता ही आपको क्या हाल होता है। प्रितपाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी एमएलए या एमपी के पास कोई ऐसा फंड नहीं है जो क्लब्स को दे सके। अगर वो देते हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके देते हैं, किसी और फंड से एडजस्टमेंट करके देते हैं। नहीं, लोगों को तो इस मकसद ऐसे अगर इसी से राजनीति एंटर हो जाती है ना। अगर किसी संस्था में, आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी संस्था को फंड चाहिए किसी काम करने के लिए, उनको लीडर को बुलाने की जरूरत नहीं है,
उनको संबंधित डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, उस डिपार्टमेंट से उस प्रोजेक्ट का पता करना चाहिए जिसको चलाना चाहते हैं, उसको अप्लाई करना चाहिए, वहां से आपको फंड मिलेंगे, देन यू कैन डू योर सर्विस। लूम्बा जी, ये तो आपका निजी तजर्बा हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। ज्यादातर जो लोगों को समाज पता सेवी नहीं है। संस्थाएं हैं ना, इसी आस में उन लीडरों की गुलामी करती रहती हैं कि यार इनकी तो हमें जरूरत है, उनकी कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने देखा है, हमने बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी देखी हैं जो जनी फंड लेके काम करती हैं। ये अलग बात है कि अगर उनको फंडों में घपला करना हो तो फिर तो उनको लीडरों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो हर 3 महीने बाद मीटिंग होती है उस प्रोजेक्ट के बारे में, उसमें डीसी, एसडीएम और सारे और पॉलिटिकल लीडर भी बैठते हैं कई मीटिंगों में, तो उसका एनालिसिस होता है। अगर उनका काम सही नहीं होता तो उसमें जो उनको फंड है जो उनके रुक जाते हैं, तो वो अपने फंड, उनके फंड ना रुके, इसलिए अगर जो सही लोग काम नहीं करते हैं फिर वो पैसा आगे देने की बात करते हैं, करप्शन बढ़ती है। बिल्कुल। तो ज्यादातर संस्थाओं में ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं बहुत सारी संस्थाएं। हमें सभी को एक निगाह नहीं, हाँ, ऐसे पर समाज सेवा के नाम पर जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल बेनिफिट प्रोड्यूस कर रही है ना, उसमें सभी नहीं होते। अवेयरनेस हो गई कि डिपार्टमेंट में जाओ, काम हो जाएगा। जो अगर कोई सोशल वर्क करना है तो डिपार्टमेंटल फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, वर्ल्ड WHO के प्रोजेक्ट हैं, वो फंड कर रही है, डायरेक्ट कर रही है। उन लोगों को पता नहीं होता, पर फिर भी वो पॉलिटिकल पर्सन MLA MPs को बुला लेते हैं, मंत्री को बुला लेते हैं। ये ठीक है, अवेयरनेस पैदा हो गई, पर फिर भी 2-3 क्लब में मेंबर ऐसे होते हैं जिनका पॉलिटिकली अटैचमेंट होता है किसी आदमी के साथ। वो पॉलिटिकली एक्सपेंशन चाहते हैं, उस गांव में एक अपना पसारा चाहते हैं कि इस गांव में हमारी एक्टिविटी हो, तो वो अपने जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के सोशल वर्क जो NGOs हैं उसमें वो अपने जो प्रधान होते हैं उनको बैक साइड इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको बुला लेते हैं, बेनिफिट हो जाएगा, हमको पॉलिटिकल शेल्टर भी मिल जाएगी, हमारा बेनिफिट भी हो जाएगा, है ना। तो वो पार्टीज भी उन NGO के थ्रू अपनी एक वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही हो रहा है। ऐसा हम बुलाते तो लीडरों को ऐसे हैं कि हम अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हमारी प्रेस्टीज तो हो सकता है बड़ी हो ना हो, लेकिन उनकी पॉलिटिकल माइलेज जरूर बढ़ गई। उन्होंने अगले दिन अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें लगवा देनी है, कैंप, मेडिकल कैंप लगाया, खूनदान कैंप लगाया, और उसमें बयान ये आएगा कि खूनदान करना सबसे पुण्य का काम है, और पीछे नाम लिखा होगा उस MLA का। वो जो संस्था है वो नीचे एक छोटा सा नाम आ जाएगा, सारा हाईलाइट वो पार्टी वो हो जाते हैं। सो ऐसा है कि जो पॉलिटिकल माइलेज उनको ज्यादा मिलती है, हमें तो सिर्फ वो, हमारे पास तो फोटो रह जाती हैं, वो एक एक करके सोशल मीडिया पे डालते जाओ बस। पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो ये एक सिस्टम चल पड़ा है, इसका इफेक्ट आम आदमी के ऊपर बुरा जा रहा है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से, कि उनको पता है कि इन्होंने अपना बेनिफिट देखना है, इन्होंने अपना फायदा देखना है। देखो, जो मोह भंग हो रहा है ना लोगों का, जहाँ लोग बातें करते हैं कि यार वो संस्था ऐसे कर रही है, वो पैसे इकट्ठे कर रही है, वो अपने फेम के लिए काम करे, वो ओपिनियन ऐसे ही बनते हैं। ओपिनियन ऐसे ही बनते हैं जब आप गुलामी करनी शुरू कर देते हो। असल में तो संस्था बनाई आपने भले के लिए, लोगों की सेवा के लिए बनाई है। मार्जिनलाइज्ड जो पीपल हैं, जिनको आपकी मदद की जरूरत है, उनकी सहायता के लिए बनाई है। लेकिन क्या करते हैं कि आप उनकी सहायता पे उतना फंड खर्च नहीं करते। MLA की जहाँ जो बड़े लीडर आते हैं उनको काजू बादाम खिलाने में, जहाँ उनकी आवभक्त करने में, ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, और आपका फंक्शन भी हौच पौच हो जाता है। जब कोई लीडर आ जाता है तो आपकी जो स्टेज है वो आपकी नहीं रहती, वो उनकी हो जाती है। पर कहीं ना कहीं निकम्मे जो पॉलिटिशियन होते हैं, अगर उन्होंने काम कुछ नहीं करना, पर वो चाहते हैं कि नाम हो, तो अगर आप उनको नहीं सम्मिलित करते अपने प्रोग्राम में, तो कहीं ना कहीं उनकी जो गुस्से का शिकार भी तो ऑर्गेनाइजेशन को होना पड़ता है कि उनको मैं खुद विक्टिम हूं जी, ऐसे आप जख्मों पे नमक नहीं छिड़के तो ज्यादा अच्छा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं करता। कहीं भी आप काम कर लीजिए, अगर पता चल जाए ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि ये फलां आदमी काम कर रहा है, तो किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, हमारी प्रेजेंस इसने जीरो कर रखी है, और ये
और नहीं तो वो किसी और प्रेडिक्ट ये तो जी फलां पार्टी का आदमी है, ऐसा एक तो वो इफेक्ट हो जाता है, सोशल वर्क इफेक्ट होता है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैं फेवर नहीं कर रहा, ना आपका कोई विरोध कर रहा हूँ, ना मैं आपकी फेवर कर रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिवेंज का वो उनका एक रीजन बन जाता है कि ये अगर आप काम कर रहे हो, आपके मन में कुछ नहीं है, अगर आप अपने एरिया के किसी लीडर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, हाँ, अब तो इग्नोर कर रहे हो, आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मेरे पास बहुत सी उदाहरण है। इसके इसीलिए ज्यादातर संस्थाएं हैं जो वो कहते हैं यार चलो बुला लो यार, हमारा क्या जाता है, ठीक है ना, एक शॉल दे देंगे, एक लोई डाल देंगे, एक ट्रॉफी दे देंगे, यार क्या हो जाएगा। सो ऐसा है भी, वो उनकी एक मजबूरी बन जाती है, ऐसे में एक मजबूरी भी बन जाती है। पर सोशल वर्क तो इफेक्ट होता है ना आम आदमी की सपोर्ट। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जी, जो अगर आपके फंड्स हैं, आपने फंड्स इकट्ठे तो इस मकसद के लिए किए हैं, ये हमने काम करना है, लेकिन उन फंड्स का एक बड़ा हिस्सा अगर उनकी आवभगत में यूज हो रहा है तो फिर सोशल सर्विस तो प्रभावित होगी कहीं। फिर ये नहीं है कि आदमी इंडिविजुअल तौर पे काम कर ले, ऑर्गेनाइजेशन तो सदा राजनीति का शिकार हो जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल ज्यादा इफेक्टिव रहता है कि फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो ब्लेम लगते रहते हैं, ये फलां पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है इसमें बैठे। ऐसा है जी, सेटिस्फैक्शन का लेवल डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर आपका मन थोड़ा काम करके, या जितना आपको लगता है कि आंखों के सामने आपके नीडी बैठा है, आप उसकी मदद करके आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन डायरेक्ट मिल रही है, तब आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो एक बंदे के नहीं, मैं तो ज्यादा बंदों के काम आना चाहता हूँ, मैं तो एक बड़ा काम करना चाहता हूँ, तो फिर उसको संस्थाओं के साथ जाना पड़ता है। बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई बार एक आदमी सोच के कुछ जाता है संस्था में, लेकिन बाद में अंदर जब जाता है उसमें तो उसको ये पता लगता है यार ये तो एक सारा पॉलिटिकल स्टंट है, ठीक है ना। सो उसमें जाना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि गया तभी उसको पता लगा, नहीं तो वो उसको पता ही नहीं लगना था। कहने का मतलब निजी एक्सपीरियंस है जी, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो और पर्सनल काम कर रहे हो। पर मैंने देखा यही है कि जो लोग इंडिविजुअली काम करते हैं, वन मैन ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, लोग उनके साथ जुड़ते हैं, वही अच्छा काम होता है। काम देखो ऐसा है जी कि इंडिविजुअल काम करने से आपको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है सीधे, और अगर आप उसको सोशल मीडिया पे या मीडिया में लेके जाते हो तो लोग आपको हेल्प करने के लिए भी आगे आते हैं। बट उसमें वही बात आ जाती है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की कमी रह जाती है। अगर पर्सनल मान लो मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ तो वो लोग फंड मुझे भेजेंगे पर्सनली, और उसके ऊपर उसके बारे में मेरे पे उंगली उठना बहुत आसान हो जाएगा कि यार वन मैन आर्मी है, पता नहीं कहाँ से फंड ले रहा है, काम पता नहीं थोड़ा बहुत समाज को का बेनिफिट तो हो रहा है ना अलूम्बा जी कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको तो निजी एक सेटिस्फेक्शन है ना कि मैंने काम किया। आपने सोशल मीडिया पे डाला कि पंजाब में या फला स्टेट में सर्दी बहुत हो रही है, मेरे को 1000 कंबल चाहिए, तो अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और आप उसका वेरवा देते हो कि मैंने इतनी परचेजिंग की, मैंने ये मेरे बिल हैं, तो मैंने काम किया, तो फिर भी लोग बोलते हैं तो बोलते रहेंगे, उसमें तो आपको तो सेटिस्फेक्शन हो रही है ना। जो लापात्री है सेटिस्फेक्शन ऐसा है प्रीतपाल जी, जेकर कोई आदमी ऐसा करना भी चाहता है ना तो उसको एक बात सोच के जाना चाहिए कि लोग जो मर्जी कहें मुझे करना है, ठीक है ना, फिर तो वो हो जाएगा सक्सेसफुल। अदरवाइज क्या है ना कि हमारी, क्योंकि हेल्थ का एक कंसेप्ट है कि हाँ अगर हम कहना चाहें कि प्रीतपाल सिंह हेल्दी है कि नहीं है, तो उसके 3 पैरामीटर है। उसमें क्या क्या फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, 3 पैरामीटर्स हैं। तो आपको फिजिकली आप फिट हो, दिख रहे हो, ठीक है, मेंटली आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, आप मेंटली भी आप ठीक हो, हेल्दी हो। सोशली हेल्दी होने के लिए क्या है कि एक समाज में हमारी जो रेपुटेशन बन जाती है ना कि आदमी कैसा है यार, हम उतनी देर हेल्दी नहीं कहला सकते जितनी दिन हम ये तीनों पैरामीटर पूरे नहीं करते। तो ऐसे में जो इंडिविजुअल काम करता है उसकी सोशल हेल्थ खराब होने का एक खतरा रहता है। अगर वो आदमी ये सोच ले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझ पे इल्जाम लगा रहा है तो मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं देनी, या ऐसा कर ले कि जो फंड उसको आ रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी रखनी शुरू कर दे, सोशल मीडिया पे उसका हिसाब किताब देना शुरू कर दे। नहीं रख सकता। हाँ,
नहीं रख सकता मेरे हिसाब से। कितने पैसे आया, आपने जो बोल दिया वही सच है। हाँ ऐसा ना, नहीं फिर सोशल मीडिया में जाएगा तो कम से कम जिन्होंने उसको पैसे दिए होंगे उनको पता तो लगेगा ना, मैंने इसको 10,000 भाई रुपया साहब भेजा था। जी क्या कर रहे हैं कि किसी के मदद कर रहे हैं आज की डेट में सोशल मीडिया के। ये देखिए कि गरीब औरत है, इसके घर में ये सामान चाहिए, 10 बोरी आटा, 10 बोरी चाहिए, ये फलां 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 सामान चाहिए, इसका टोटल बिल जो 7,990 रुपये है। दोस्तों ये मदद कर दीजिए। ऐसा ही हो रहा है। मैं नाम नहीं बोलूंगा, मोगा में हमारे सिटी में ऐसे लोग हैं जो ऐसे बिल दिखा रहे हैं कि कोई आदमी चाहे इसका पार्ट पे कर दें चाहे फुल पे कर दें, और आप मानोगे नहीं, अगर 7,000 का बिल है ना तो 10 गुना 70,000 रुपये इकट्ठा कर लेंगे वो एक बिल दिखा के। उसकी ट्रांसपेरेंसी कहाँ जाएगी? कितने लोगों ने दी? हर आदमी मदद कर रहा, फुल मदद कर रहा है, तो वो आदमी गाड़ियों पर घूम रहे हैं, अगले दिन वो शोरूम में होता है, नई गाड़ी निकलवा रहा होता है। फिर वही बात तो मैं बता रहा हूँ, निजी काम करने के मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। अगर आप अच्छे मन से कर रहे हो, साफ मन से कर रहे हो, तो उसके मेरिट्स भी हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ कहे या ना कहे, आपने तो अपना काम करना है, ठीक है। उसके लिए आपको फंड आए या ना आए, ये आपके लिए ये भी चिंता का विषय नहीं है। स्ट्रांग होके निकलना पड़ेगा। अगर आप लोगों की परवाह करते हो तो फिर ये आपके लिए सही रास्ता नहीं है। ये तो है कि थोड़ा सा जो समाज सेवी है ना उसको बोल्ड होना पड़ता है, वो बोल्ड हो जाता है आफ्टर सम टाइम। हो सकता है वो जब शुरुआत हो, साल 2 साल वो हर्ट हो, थोड़ा घर में बैठ जाए, सोचे कि यार मैंने क्या काम शुरू कर दिया, पर आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर 15 ईयर समाज सेवा में 10-15 साल जब निकलते हैं तो आदमी स्ट्रांग हो जाता है। मैंने एक NGO शुरू की, एनिमल रेस्क्यू ऑफ इंडिया। मैंने डॉग्स के ऊपर काम किया। मैंने सोशल मीडिया पर पिक्चर डाली कि डॉग्स, स्ट्रे डॉग हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। तो मैंने कमेंट में मेरे एक दोस्त ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो प्रतिपाल सिंह जी, अब लोग गाय के नाम पर पैसा देना बंद कर दिया, एक आपने अच्छा एक प्रोडक्ट लेके आए हो डॉग्स का, इसके ऊपर बहुत फंड मिलेगा आपको। तो और आप विश्वास ना मत जानिए, बदल नहीं सकते। आप उनको ना तो ये जचा सकते हो कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है ना। अगर आप जचाने की कोशिश करोगे जितना तो क्लैरिफाई करोगे, ये समझेगा यार ये बंदा चोर है जो मुझको क्लैरिफिकेशन। और मैंने कहा कि फंस जाता है बंदा, दोनों तरफ से फंस जाता है। मैंने तो ये कहा है कि अगर कोई डॉग की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को फोन कीजिए। मैंने तो फंड मांगा ही नहीं इस पोस्ट में। मैंने तो ये कहा है कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अगर पंजाब लेवल पर अगर कोई डॉग आप इंजर्ड देखते हो, भूखा देखते हो, कोई सिक देखते हो, मैं सिर्फ मेरे को रिपोर्ट करो। मैंने NGO नहीं है। तो ये लोगों का एक कॉन्सेप्ट है ना वहीं की नेगेटिविटी, उन्होंने समझ लिया ना ऐसे। उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक ये उनका कंसेप्ट बना लिया कि प्रितपाल सिंह ने अगर डॉग की बात की है तो ये लोगों से पैसे मांग रहा है, पैसे मांगने की कोशिश। तो कहने का मतलब ये है कि लुम्बा साहब की काम करना है तो निर्धड़क होकर काम करना पड़ेगा, और लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। कौन ढोंगी समाजसेवी हैं उनकी पहचान करनी पड़ेगी। पर ये ढोंगी ना कई बार, क्योंकि समाज में ना कुछ इमोशनल लोग भी होते हैं, उनसे देखा नहीं जाता कि एक आदमी पड़ा हुआ है, मौत के किनारे है, एक औरत को ये कैंसर हो गया, बड़े बड़े ट्यूमर दिखाएंगे बच्चों के निकले हुए, तो वो इमोशनल हो जाते हैं कि चलो इसको फंड कर देते हैं। यही उनकी रोजी रोटी है। जो लोग ये ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हैं, QR कोड भेजते हैं लोगों को, तो उनकी भी मजबूरी है लोगों की कि वो इनके गिमिक्स में, इनकी वो में आ जाते हैं। तो समाज सेवा इफेक्ट होती है। पर आप जैसे जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जिनकी एक निर्धड़कता है, जागती जमीर वाले आप लोग हो, आपको तो पता है, एक्सपीरियंस है। मैं ये कहना, आप जो न्यू सोशल वर्कर हैं इस समाज में, अभी आज यूथ है, उनको आप कैसे कहना चाहोगे कि वो कैसे टिके रहे हैं समाज सेवा में? क्योंकि अभी बहुत सारे हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए। अगर नटशेल में बात करनी हो कि जो नए बच्चे आ रहे हैं अपनी समाज सेवा में, क्योंकि माफ करना, आज ना जैसे सोशल मीडिया में लोगों को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की मदद करना भी, इसका अगर कोई नेगेटिविटी है ना सोशल मीडिया की, तो पॉजिटिविटी भी है कि लोगों को नज़दीक कर दिया मीडिया ने। बिल्कुल। केरला में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, फलां स्टेट में क्या प्रॉब्लम है, वो पता लग रहा है लोगों को कि फलां स्टेट इतनी ग्रीन है, ये गाँव तमिलनाडु का, कर्नाटक का कितना साफ है। तो हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन गांव में बन रही हैं कि हम अपने गांव को कैसे सुंदर बनाएं, है ना, कैसे अपनी नदियों को, झीलों को साफ रखें। तो जो नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही हैं इस मोटिव को देखकर, और वो लड़खड़ाए ना, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि जो यूथ है कि कैसे टिके रहे हैं इस लाइन में?
ऐसा है प्रितपाल जी, मेरी चिंता का विषय ये सबसे बड़ा यही है कि जो हमारा यूथ है ना, वो खूनदान ऐसे क्षेत्रों में तो आ रहा है, हाँ लेकिन जो समाज के बड़े कंसर्न्स हैं, हाँ जैसे एनवायरनमेंट है, हाँ पानी की बात की आपने, हाँ जहाँ और भी बहुत सारे हैं, जो हमारे कैंसर का कितना प्रकोप हो रहा है, हाँ काला पीलिया का कितना प्रकोप हो रहा है, हमारी धरती है जो वो उसको कैंसर हो रहा है, हमारे पशुओं को कैंसर हो रहा है। हाँ सो ये जो बड़े कंसर्न है ना, इनके लिए वो आगे नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। हाँ, ऐसा तो है कि कोई नशा बेचता पकड़ा जाता है तो उसको धुनाई तो उसकी कर देंगे, हाँ वहां पे उसको बांध भी लेंगे, उसके पॉकेट में से नशा भी निकाल लेंगे, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाल देंगे, हाँ लेकिन उसको भविष्य में ऐसा ना हो, हाँ इसके लिए वो कुछ नहीं करेंगे। कहने का कई मतलब कई गांवों में हुआ ऐसे पिछले समय में कि गांव के नौजवानों ने ये काम करना शुरू किया, उन्होंने पहरे लगाने शुरू कर दिए कि हमारे गांव में कोई ना आए, नशा बेचने ना आए। वहां पे प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता उनको, ठीक है ना। फिर वो यूथ है जो डिग्रेड हो जाता है, वो कहता है यार ऐसे कामों में आने का फायदा ही क्या जब हमें सरकार की मदद नहीं मिल रही, ठीक है ना। चाहिए तो ये है कि अगर किसी गांव में कोई यूथ नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको 24 आवरली प्रशासन है जो मदद प्रोवाइड कराए। अगर कुछ भी उनको जरूरत पड़ती है तो तुरंत वहां पे पुलिस पहुंचे, चाहिए तो ये, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। और दूसरी बात ये है कि मैं फिर उदाहरण दूंगा, हमने काले पानियों की बात उठाई, हमने लुधियाना में प्रोटेस्ट रखा, हमें 3 दिन पहले पुलिस ने पकड़ने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए जैसे हम कोई आतंकवादी हो। हाँ सर, आपने तो आपका इशू ये था कि जो सतलुज दरिया है, रिवर है सतलुज रिवर, उसमें वो बुड्ढा दरिया, उसमें कंटेमिनेट हो रहा है। हाँ, उसमें लुधियाना सिटी का इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है और पता नहीं कितने जो भी सिटीज सराउंडिंग जितने भी जो दरिया के ऊपर दरिया के ऊपर और लुधियाना में सबसे ज्यादा लुधियाना में है। तो आपका एक कॉज बिल्कुल बढ़िया था कि उसमें कंटेमिनेशन ऑफ पॉइजन ना रहा भाई। ये हमारा धरोहर है, जो रिवर्स हैं, गंगा है, चाहे यमुना है, सरस्वती, कोई नदी है ना, कावेरी है और सतलुज, ब्यास है, इसमें पोल्यूशन ना जाए, ये साफ सुथरे रहे। बिल्कुल। तो आपका और तो अच्छा उसके बारे में एनजीटी ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, सभी ने ऑर्डर कर रखे हैं कि इसको बंद करो, इसको बंद करो। तरीके भी दी हुई है, इस तरीके तक बंद करो। वो तरीके कब की लंघ चुके हैं, तब भी नहीं बंद हो रहा। और दूसरी बात है, हमने एफर्ट किए तो 3 दिन पहले आपको अरेस्ट कर लिया। नहीं, मुझे तो नहीं किया, लेकिन हमारे घरों में हमें 3 दिन पहले घरों से बाहर जाना पड़ा क्योंकि हमारे घर पे लगातार पुलिस रेड कर रही थी हमें गिरफ्तार करने के लिए। आपको पकड़ने के लिए प्रशासन आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि भी हमारे कुछ साथी पकड़े भी हैं, जैसे डॉक्टर अमन बैंस जी पकड़े गए, कुलदीप सिंह खैरा जी पकड़े गए, लखा सिंह सधाना पकड़े गए। तो हम तो वहां पे 7 मेंबर थे टोटल पंजाब में जो हम लीड कर रहे थे। हम तो सिर्फ वहां पे 3 लोग रह गए उसको लीड करने के लिए, मैं, अमतोज मान जी और जसकीरत जी, हम 3 लोग उसको करते रहे। पहला ये हो गया कि प्रेशर आएगा, टॉलरेट करना। आपको एक अपना लेवल सेट करना पड़ेगा कि आप किस लेवल तक प्रेशर जो झेल सकते हैं। अगर आपने अपना लेवल बड़ा कर लिया देन ये बातें कोई ज्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि जब भी आप सोशल कॉज के लिए निकलेंगे आपको परेशानियां तो आएंगी, आपको सहयोग नहीं मिलेगा। पहले तो लोग आपकी निंदा करेंगे, आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, उसके बाद जब लगातार आप चलते रहते हो उस रास्ते पे तो फिर थोड़ा थोड़ा समझने लग जाते हैं कि यार हाँ वाकई कर रहा है कुछ, तो फिर उनको लगता है यार ये तो कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। फिर हौली हौली जो एक काफिला बनता है तो फिर वो मसले को हल की तरफ ले जाया जा सकता है। ये तो हो गया, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लोगों का विरोध होगा। और भी है जी ऐसे अभी कि क्या रिकमेंडेशन है कि यूथ अब ये ना छोड़ो यार मैं काम नहीं करना, नहीं, यूथ को तो आना पड़ेगा इस तरफ। अगर वो देखो प्रितपाल जी, मैं ये बात करता हूँ, ज्यादातर यूथ है जो माइग्रेशन के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, बाहर जाना चाहते हैं। बहुत बड़ी पद्धर पे यूथ माइग्रेट हो भी चुका है। अभी कुछ पाबंदियां लगी है इसके लिए, इस कारण थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जाना वो भी चाहते हैं, लेकिन वहां के हालात भी अब कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है ना। सो ऐसा है कि उनको ये सोचना चाहिए कि वही कानून है, उतने अधिकार ही हमें मिले हुए हैं, हमारे संविधान ने हमें दिए हुए हैं, वही एजुकेशन का अधिकार भी हमारे पास है, हमारे पास बोलने का अधिकार भी है, हमारे पास सभी तरह के अधिकार हैं, ठीक है ना।
वो जो हेल्थ सर्विसेज भी हमें मिलनी चाहिए। Implementation अगर हम यहीं रहकर उन सभी सर्विसेज को लागू करवाने के लिए काम करें, ये हमारे वोट के मुद्दे बनने चाहिए। हाँ, फ्री एजुकेशन हमारा मुद्दा होना चाहिए, फ्री जड़ा हेल्थ सर्विसेज हमारा मुद्दा होना चाहिए, और साफ पानी, हवा, हम साफ धरती, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। खाने पीने की शुद्धता हमारा मुद्दा होना चाहिए। हमारा मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, हमारा मुद्दा होना चाहिए नशे का खात्मा। हमारे तो मुद्दे ये हैं कि हमारी गली नहीं बनी, हमारे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। यार आजादी के 77 ईयर्स के बाद भी, अब तो ज्यादा हो गया, 78 ईयर्स हो गए होंगे, अगर हम स्ट्रीट लाइटों और गलियों के ऊपर वोट डाल रहे हैं तो हमारी बौद्धिकता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सोच का। हाँ, वो लोग देखो अपनी सरकारों को अकाउंटेबल बनाते हैं। वो टैक्स जरूर देते हैं, टैक्स हम भी देते हैं, कहाँ पे नहीं हम टैक्स देते। एक सुबह से उठकर शाम तक और इवन सोते हुए भी जो हम चीजें यूज करते हैं, सभी पे तो टैक्स दे रहे हैं हम। टैक्स हम भी दे रहे हैं और उनसे ज्यादा ही दे रहे होंगे। तो फिर हमें वो सहूलतें क्यों नहीं मिल रही? हमें सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं है? हम घर से निकलते हैं तो हमें डर क्यों लगता है कि यार कोई मुझे लूट के ना ले जाए, मुझे झपट के ना ले जाए। ठीक है ना? सो ऐसा है कि हमारे यूथ को हमारी जो बेसिक नीड्स हैं हमारे समाज की, इस समाज को अच्छा बनाने के लिए, सोना बनाने के लिए, लॉफुल बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, और उस काम के लिए उनको समय देना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि हमारा समाज उस वहाँ जो कनाडा, अमेरिका में, जहाँ किसी और देश में वो सोचते हैं, कहने का मतलब ये है कि वैसा बने, तो उनके लिए उनको काम करना पड़ेगा, सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। बिल्कुल, कहने का मतलब ना कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन उन मुद्दों पर काम करें, बजाय कि हाँ ठीक है खूनदान कैंप है, किसी की मदद करनी, वो अलग चीज़ है, कि सोशल इश्यूज के साथ साथ जो हमारा जो वातावरण है उसको और एक पूरे सिस्टम को जवाबदेह बनाने का भी प्रोजेक्ट लेने चाहिए। बिल्कुल, जिन्नी देर लीडर्स अकाउंटेबल नहीं होंगे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ 26-27 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ सेवी संस्थावां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ सहायता पहुंचाई जाए। लूम्बा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से ना, मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं जब स्टडी कर रहा था ना, हमारा कॉलेज था, हमारा NSS का कैंप लगा 10 दिन का। हमारी विलेज ट्रेनिंग लगी कि ये फलां आपको गाँव दिया गया है, तो आपने गाँव की सफाई करनी है, सड़कें साफ करनी है। तो हम लड़के लड़कियाँ चले गए गाँव, हमारे कॉलेज की बस लेके वो गाँव में हमको ड्रॉप कर दिया। तो हमको वो झाड़ू उठा दिए, बट्ठल, वो तसले और कई जो सामान होता है सफाई का, वो गलियां लेके हम साफ करने शुरू कर दिए। तो वो जो लोग गांव के लोग थे ना, हमको देख रहे थे, वो बोले कहते इसके से क्या फ़ायदा होगा, कितने दिन का कैंप है, 7 दिन का, 10 दिन का, उसके बाद फिर गंदगी पड़ेगी। मैंने कहा भाई साहब, हम सिर्फ ये एक सिम्बॉलिकली काम कर रहे हैं, सिंबल और सिम्बॉलिक है कि अगर हम कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब समाज सेवा कहीं ना कहीं आप पूरा नहीं समाज बदल सकते, लेकिन इनिशिएटिव भावना पैदा, देखो सिर्फ आपने भावना पैदा करनी है। आपको झाड़ू इसलिए पकड़ाए गए कि आपके अंदर भावना आए कि अगर मुझे झाड़ू पकड़ के सफाई करनी पड़े तो कोई ये माड़ी बात नहीं है। हाँ, माड़ी नहीं। और वो लोग आपको देख के वो लोग समझे कि ये हमारा काम ये लोग कर रहे हैं, ये हमें करना चाहिए। समाज सेवा का अल्टीमेट मकसद यही होना चाहिए, टू टेक इनिशिएटिव लेना और पहल करनी और लोगों को साथ जोड़ना और एक पूरा उसको एक एजिटेशन बना देना, बदलाव की, विरोध की नहीं, एजिटेशन, एक बदलाव की एक चेतना पैदा करनी समाज में, और एक अच्छी सोसाइटी निकल के आए। बिल्कुल, समाज सेवा का मकसद यही है। मकसद यही है। पर कुछ गलत लोग आगे, ढोंगी आगे, और इनकी पहचान करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और आज समाज सेवा बदनाम हो रही है, इन लोगों की वजह से हो रही है।
और ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट हो गया, तो अंत में सिर्फ ये हूँ कि आपका निजी एक्सपीरियंस क्या है, निजी एक्सपीरियंस कुछ आप कहना चाहते हो कि जो चर्चा में चीज़ छूट गई हो, आप फ्री हो अब इस बोलने में। निजी एक्सपीरियंस मेरा यही है कि भी समाज सेवा बहुत अच्छा फील्ड है। अगर आप सच्चे मन से और अच्छे टारगेट के साथ आते हो तो आपको इसमें काम करना चाहिए। और मैं तो यही बोलता हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं बार बार बात करता हूँ कि ये हमारी सभी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रितपाल जी, एक मैं बात बताना चाहता हूँ। समाज में जब कोई भी घटना पहली बार घटती है ना, तो वो बुराई नहीं होती, वो जस्ट एक घटना होती है। जब हमारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह के कारण, क्योंकि वो घटना आगे से ना हो, उसके लिए हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो हमें निभानी पड़ती हैं। अगर वो घटना बार बार घटती है तो वो बुराई बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि भ्रूण हत्या की बात करते हैं। आपके गांव में पहली बार किसी ने भ्रूण हत्या की, आपको सारे गांव को पता लग गया कि फलाने की नूह ने या फलाने की बेटी ने बच्चा गिराया, ठीक है ना, सारे गांव को पता लग गया। वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती कि गांव का इकट्ठ किया जाता, उनसे कहा जाता कि आपने ये बहुत गलत काम किया है, आपको जो सजा दी जाएगी, आपका सोशल बॉयकॉट किया जाएगा, आपको जो गांव के जो खुशी गमी के प्रोग्राम है उनमें नहीं आने दिया जाएगा, उनके 3 महीने 6 महीने की रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए थी, ताकि उस परिवार को महसूस हो कि हमने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ बैठ के बात कर ली, वहाँ बैठ के बात कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को ऐसे लगा यार इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फिर किसी और ने भी करवा ली, फिर किसी और ने भी करवा ली, फिर किसी और ने भी करवा ली। जब हमें चारों तरफ से खबरें मिलने लग जाती हैं तो फिर हम कहते हैं यार ये तो बहुत गंदा, हमारा समाज ही गर्क गया, हमारे समाज में ऐसा हो रहा है, हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, वो नहीं किया। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, पॉडकास्ट तो लंबा हो रहा है। जब कोई नशा बेचना लगता है गाँव में, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सोशली बाइकआउट कर दें हम। बिल्कुल, क्योंकि वो आपके बच्चों को मार रहा है। बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए था ना। हाँ। पर हुआ ऐसा उल्टा, क्योंकि उनके पास गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां, हाँ। उनके पास असला है। हाँ। हम उनको अपने ब्याह शादी के प्रोग्राम में मूरे अगली कुर्सियों पे ले आकर बैठाते हैं। हाँ। कि हमारी टॉर बने। हाँ। ठीक है ना। जब हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से में विफल हो जाते हैं, तभी बुराइयां जन्म लेती हैं। ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहना चाहिए। ये अकेला महेंद्रपाल का काम नहीं है, प्रितपाल का काम नहीं है, हम सभी का काम है। अगर मैं किसी को 5 पैसे देने की समर्था रखता हूँ, 5 पैसे की मदद करने की समर्था रखता हूँ, तो मुझे 5 पैसे देने चाहिए। अगर मैं 5 रुपए देने की समर्था रखता हूँ तो मुझे उसमें 5 रुपए कंट्रीब्यूट कर देने चाहिए। अगर मैं 500 कर सकता हूँ तो 500 करना चाहिए। ऐसे अपनी समर्था के मुताबिक और अपने आले दुआले को बैलेंस रखने के लिए, अपने समाज को बैलेंस रखने के लिए हमें एक दूसरे के काम आते रहना चाहिए। इससे हमारी भाईचारक सांझ भी बढ़ती है और समाज में बुराइयां भी कम होती हैं। जब हमारी भाईचारक सांझ बढ़ेगी तो समाज में बुराइयां अपने आप कम होंगी। क्योंकि बहुत से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो हमारी इसी बात का ही फायदा उठा रहे हैं कि इन लोगों ने क्या बोलना। इसका कहीं ना कहीं योगदान एजुकेशन के तो ऊपर नहीं है कि हमारी सोसाइटी आधे से ज्यादा 55-60% तो ये तो है, बड़ी बात है प्रितपाल जी। ऐसा मैं इसमें एजुकेशन सिस्टम को दोष दूंगा। ऐसा था कि जब हम पढ़ते थे, आप देखोगे कि हम स्कूल भी साफ करते थे। स्कूल में थोड़ी बहुत कोई कंस्ट्रक्शन का काम होना, प्लांटेशन ईंटें भी ढोते थे, हम प्लांटेशन भी करते थे। ग्राउंड बनाना तो हम अपने हाथों से बनाते थे, पिच तैयार की हमने। तो आज बच्चे अगर स्कूल में ईंट भी जहाँ से एक रोड़ा भी उठा के वहां पे कर दे तो उसकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है। देखो ये टॉर्चर हो रहा है बच्चा। हमारे टीचर हमें कितना मारते थे, घूरते थे। आज किसी बच्चे को आप कुछ बोल ही नहीं सकते, मारना तो दूर की बात है। बिल्कुल ठीक है ना। हमारे जो लॉज बन रहे हैं, एक्चुअल बच्चा ना जो टीनेजर है उसके मन में बहुत से विचार होते हैं। उनमें से सही कौन से हैं, गलत कौन से हैं, उसको उसी उम्र में चूज करना होता है, ताकि वो अगली नेक्स्ट लाइफ है जो उनमें अच्छे विचारों को लेके जा सके। तो हमारी जो
एजुकेशन का जो पीरियड है ना, उसमें सभी तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। उसमें ये भी होना, जैसे आपने एनएसएस की बात की है, उसमें वो भी होना चाहिए। उसमें स्कूल की सफाई का काम भी होना चाहिए, Moral values आपकी क्लासरूम की सफाई का काम भी होना चाहिए, ठीक है ना। समाज से वहीं से निकलेंगे। हाँ, वहीं और से दूसरी निकलेंगे। बात है, पहले क्या होता था कि जब हम अपने परिवार के किसी की कोई बात नहीं मानते थे, तो हमारी शिकायत हमारे स्कूल में जाती थी। हाँ भी भाई ये हमारी बात नहीं मानता, ये ऐसे करता है, ये पढ़ता नहीं है, ये रोटी नहीं खाता टाइम पे, ये वो ना। तो टीचर हमें घूरता था, हमें समझाता था, और हम अपने पेरेंट्स से ज्यादा टीचर से ज्यादा डरते थे। आज क्या हो रहा है कि हमारे पेरेंट्स है टीचर को जाके क्लास में बेइज्जत कर रहे हैं। तुम मेरे बच्चों को ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे बोला, आपको क्या राइट है, कानून ये कह रहा है, कानून वो कह रहा है। सो कहने का भाव ये है कि हमारी एजुकेशन के सिस्टम में खामियां हैं, उसमें मॉरल एजुकेशन की भी कमी है, और उसमें सोशल एजुकेशन, जो मनुष्य एक सभ्यक प्राणी है, मनुष्य एक सभ्यक प्राणी है, ये हम पढ़ते हैं ना, हाँ, ये पढ़ते हैं ना, ये हम भूल गए, ठीक है ना। वो सभ्यक कैसे बनता है, वो ऐसे ही बनता है, उसको सारा कुछ सिखाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात की जाए इंडिया और भारत से बाहर के जो विदेश कंट्रीज हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्री, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और इंडिविजुअल पर्सन, चलती फिरती एक ऑर्गेनाइजेशन है समाज सेवा की। यस, क्योंकि उनके पास जो अभी आपने बताया ना कि उनके पास सोशल मॉरल वैल्यूज हैं, उनको स्कूल ने समझाया है। मैं वही बताता हूँ, आप each and वहाँ every पे, person is मैं the अपना एक organization। निजी एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं वहाँ पे एक क्यू में लगा था, कनाडा गया था मैं। मुझे वहाँ का रूल नहीं पता था। मैं क्यू में से थोड़ा जनिदी कह लो कि भी आगे लेफ्ट राइट हो गया, ठीक है ना। मैं इंटेंशनली नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे मैं इंडिया में खड़ा हूँ। तो वहाँ पे मुझे एक जो कैनेडियन सिटीजन था, उसने बड़े प्यार से मुझे समझाया, भाई साहब दिस इज नॉट द रूल, यू शुड गो दिस वे। मैं समझ गया, ठीक है ना। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। हमारे यहाँ पे कोई भी कुछ भी करता रहा हो तो हम देखते रहते हैं, जहाँ वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, उसको समझाते नहीं, हम बोलते ही नहीं है जी, काउंसलिंग नहीं है हमारी। बोलना जरूरी है, गूंगा समाज हो गया। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि हमारे समाज में सभी यही समझते हैं कि मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी की भी घाट होगी। जब तक आप एक्सेप्टेबल नहीं हो ना, तब तक आप कुछ भी सीख नहीं सकते। दैट्स द रीजन। समाज सेवा पर चर्चा हुई लूम्बा जी, और निकल के बहुत मुद्दे आए बाहर की क्या कारण है, क्यों लोग कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्या लोग इसमें ढोंगी लोग एंटर कर गए हैं, उनके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। और जो इंडिया में नए कौन कौन से आयाम है जिसमें समाज सेवा करने का अभी समय है, एनवायरनमेंट जैसे एजुकेशन के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और आपने निजी राय भी रखी। बहुत अच्छा हमारा ये चर्चा रही, तो आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे अलग अलग सोशल मुद्दों के ऊपर। आपने बड़ा अपने ना अनमोल समय में से आपने टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट में पहुँचे। मैं आपकी दिल की गहराइयों से आपका ना धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि समाज सेवा कीजिए, और ऑर्गेनाइजेशंस का चाहे इंडिविजुअल लोगों का साथ दीजिए, पर समाज सेवा करने वाले की ना जो बैकग्राउंड है वो चेक कर लीजिए कि वो उसका स्टेटस क्या, उसका पिछोकड़ क्या, उसकी बैकग्राउंड क्या है। कहीं आपका दिया हुआ पैसा कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा, कहीं आपके दिए गए एफर्ट्स वेस्ट तो नहीं हो रहे, कहीं वो आपका वो पॉलिटिकल बंदा बेनिफिट तो नहीं ले रहा, कहीं वो आपके रिलीजन के नाम पर आपको बहका तो नहीं रहा, क्या वो सोसाइटी को बाइफरकेट तो नहीं कही ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब आप जब समाज सेवा करते हो तो उसमें समाज की सेवा होनी चाहिए, ना कि सोसाइटी का नुकसान होना चाहिए। किसी एक सोसाइटी का एक कम्युनिटी का फायदा हो जाए, दूसरे का नुकसान हो जाए, इस चीज़ से बचिए और अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। और इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट अपना क्लोज कर रहा हूँ, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए जो लोग सोशल वर्क के नाम पर लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं या फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लूम्बा जी, आपका भी बहुत बहुत
स्वागत है आपका, धन्यवाद है कि आपने आपका धन्यवाद है प्रीतपाल जी, आपने हमें समय दिया। और ऐसा है कि रिज़्यूमे तो होते ही हैं, इसके लिए तो समय निकालना पड़ता है, और मुझे आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया।